और दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों स्वास्थ्यगत कारणों से मैं पिछले एक सप्ताह से क्लास नहीं ले पा रहा था। अब क्लासेस जैसे पहले कंटिन्यू रहती वैसे ही रहेगी। तो दोस्तों आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास, है कि नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास को पढ़ने से पहले हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना पड़ेगा। क्लियर है। और मेरा मानना है दोस्तों, जब अभी आप मेंस दिलाएंगे, है नहीं, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम दिलाएंगे जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास हो, उसमें ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है नहीं। और जो भी मेंस का पैटर्न चले आ रहा है, हमेशा से प्रश्न आता है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में हमेशा प्रश्न आए हैं, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हमेशा से आए हैं, राम कुमार वर्मा जी के बारे में हमेशा से आए हैं। तो प्रश्न कहीं से भी आजकल आ रहे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास का जानने से पहले हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेंस में तो हमेशा से ही 4 से 5 प्रश्न आएंगे, है ना। जैसे प्रश्न आता है कि चारण काल किसने कहा है ना। प्रारंभिक काल किसने कहा है ना। जो 10वीं से 14वीं शताब्दी के जो कालखंड को हम लोग अलग अलग वर्गों में जब बांटते हैं, यानी उसके दिए गए नामों के आधार पर, तो इस टाइप से प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। जब ये अगर हम ये जान लेंगे छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा था या कैसा है, तो इससे हमें समझने में आसानी होगी कि छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास किस प्रकार से है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, अंत तक देखते रहे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का अगर काल विभाजन करेंगे तो आपको कुछ नामों पर हमेशा फोकस करना है ना। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का काल विभाजन का जो सर्वमान्य काल विभाजन किसका है, तो एक ही नाम आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास उन्होंने लिखा था। लेकिन उससे पहले भी ढेर सारे प्रयास हुए हैं, याद रखेगा, है ना। और सबसे पहला प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में आपको मालूम ही होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना, इन्होंने हीरालाल काव्योपाध्याय के जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण है उसका अनुवाद किया था। अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट याद ही होगा, है ना। छत्तीसगढ़ के प्रमुख भाषाविद मैंने आपको बताया है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख भाषाविद वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले प्रयास किया, है ना, 1890 के आसपास, है ना। ये अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट लिखा था, ठीक उसी के आसपास आप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हिंदी साहित्य का अगर काल विभाजन की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का, है ना। बहुत बड़े, है ना, भाषाविद थे, है ना। और पूरे भारत में अगर भाषाई आधार पर पहला सर्वेक्षण किसने किया है तो इन्हीं का नाम आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन का, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषाई आधार पर सर्वेक्षण किया था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, ठीक है। तो उनके हिसाब से जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, इन्होंने अलग अलग 11 शीर्षकों में किया है ना। उन शीर्षकों को अपन को नहीं जानना है, ठीक है। उन शीर्षकों में जैसे कि चारण काल, धार्मिक पुनर्जागरण काल, कंपनी के शासन काल में किस प्रकार साहित्य का विकास हुआ, इस प्रकार से उन्होंने 11 शीर्षकों में विभाजित किया। याद रखना हिंदी साहित्य के इतिहास को। एक नाम याद रखना, हमेशा प्रश्न मेंस में आया है कि आदि काल को, है ना, या 10वीं शताब्दी के आसपास जब हिंदी साहित्य परंपरा चालू होगा तो उसमें जो शुरुआत का जो काल है उसे क्या कहा था इन्होंने? चारण काल कहा था। क्या कहा था? चारण काल कहा था, ठीक है। अगर इन 11 नामों को अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आखिरी में उसको इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट करके लिख लेना कृपया, ठीक है। तो 11 शीर्षकों में हिंदी साहित्य की काल को बांटे हैं, और उनमें से जो पहला काल कौन सा है? चारण काल। उसके बाद धार्मिक पुनर्जागरण का काल, है ना, ये भी 1000 ईस्वी के आसपास से चालू होता है ना। 1000 ईस्वी के आसपास ये भी चालू होता है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक पुनर्जागरण का काल। उसके बाद क्या है? मुगल समय में जो साहित्य परंपरा हो उसके बारे में लिखा है इन्होंने, है ना। मध्यकाल में जो मुगल साहित्य जो भारत में सृजित होता है उसके बारे में भी है। फिर कंपनी के शासन काल में जो हिंदी साहित्य सब विकास को इन्होंने 11 शीर्षकों में बांटकर विभाजित किया है। पहला प्रयास यानी जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा क्या था? मिश्र बंधु, है ना। मिश्र बंधुओं ने, मेंस में कई बार प्रश्न आए हैं, मिश्र बंधुओं ने 1913 में, है ना, 1913 में हिंदी साहित्य के विभाजन पर, जो काल विभाजन पे एक किताब लिखा, ठीक है। उस किताब के हिसाब से इन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में, है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 5 अलग अलग चरणों में विभाजित किया है। पहला है आरंभिक काल, है ना, आरंभिक काल 600 से 1414 ईस्वी तक, ठीक। दूसरा है माध्यमिक काल, आरंभिक काल, माध्यमिक काल। तीसरा अलंकृत काल, है ना, तीसरा क्या है?
अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और पांचवा है आपका वर्तमान काल। ठीक, प्रश्न मेंस में आया है आरंभिक काल, जो शुरुआती काल को आरंभिक काल किसने कहा करके प्रश्न पूछेगा। आरंभिक या प्रारंभिक किसने कहा है, मिस्र बंधुओं ने कहा है। माध्यमिक काल किसने कहा है, उसके बाद के काल को 1414 से 1580 के बीच को मिस्र बंधुओं ने कहा है। अलंकृत काल, अलंकृत काल की बात करें तो प्रश्न आ चुका है, अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिस्र बंधुओं ने कहा है, मेंस में आ चुका है। ठीक, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। चौथा परिवर्तन काल और पांचवा क्या है, वर्तमान काल। मिस्र बंधुओं के बाद जो सबसे बड़ा प्रयास किए थे, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और हिंदी साहित्य काल विभाजन का एक प्रकार से क्या है, ये मील का पत्थर इनका जो साहित्य है। क्लियर है। और सबसे अगर सर्वमान्य अगर काल विभाजन कहा जाए, है ना, सर्वमान्य काल विभाजन किनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मालूम होगा बहुत बड़े, है ना, क्या थे, साहित्यकार थे, है ना। रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी हम लोग पढ़ते थे, है ना, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्लियर। इन्होंने अपने हिसाब से अपने किताब में हिंदी साहित्य के जो काल को 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया। पहला आदिकाल, है ना, आदिकाल या वीर गाथा काल, प्रश्न आता है ना, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने क्या करके प्रश्न आता है, समझ आई बात। तो आदिकाल या वीर गाथा काल 1050 से 1375। दूसरा क्या है, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है पहला क्या था, आदिकाल या वीर गाथा काल, है ना, 1050 से 1375। दूसरा क्या है, पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है ना। आदिकाल मतलब समझ लेना, कहीं पर भी देखे होंगे तो 1000 ईस्वी के आसपास से हर साहित्यकारों ने क्या किया, अपने हिसाब से क्या कालक्रम को बांटा है 1000 ईस्वी के आसपास से। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आदिकाल को 1050 से 1375, उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल। मध्यकाल 1375 से 1700, और दूसरा जो मध्यकाल है जिसको रीति काल भी बोलते हैं और ऊपर वाले को भक्ति काल बोलते हैं। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं। ठीक है, 1375 से 1700 ईस्वी के बीच में जो साहित्य सृजन हुआ। उत्तर मध्यकाल को क्या बोलते हैं, रीति काल भी बोलते हैं। कब से कब तक, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, और चौथा है आपका आधुनिक काल। इसको रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के प्रधानता के कारण, गद्य की रचनाएं ज्यादा हुई, इस नाम से क्या कहा इन्होंने, गद्य काल कहा, 1900 से वर्तमान तक। तो सर्वमान्य कौन सा इनमें से, आचार्य रामचंद्र जी का जो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, है ना, उसमें जो उन्होंने काल विभाजन किया साहित्य का, वही सर्वमान्य है, यही सर्वमान्य है, याद रखना। और इसी के बारे में हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे कि आदिकाल या वीर गाथा काल, दूसरा मध्यकाल या भक्ति काल, और तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी लगभग इसी के अनुरूप हमारे क्या है, विभाजन हुआ है, क्योंकि ये सर्वमान्य। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी के बाद जो प्रयास किया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी के बारे में एक ही बात याद रखना कि इन्होंने जो पहला जो काल बताया, इन्होंने 750-1000 ईस्वी के बीच में उन्होंने कहा संधि काल कहा। क्या कहा, संधि काल कहा। ठीक है, इनके बारे में डिटेल इससे नहीं बता सकता क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे कि इन सब पे अगर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, क्या हिंदी इतिहास पे इन सब पे मैं चाहूं तो हर एक काल पे मैं आप लोग को एक क्लास ले सकता हूं। ठीक है, अभी हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ से देखना चाह रहे हैं, इसी नाम से हम इसको संक्षेप में देख रहे हैं, लेकिन मेंस में इतना ही आया है, संक्षेप में आया है या प्री में। तो सबसे पहले संधि काल, फिर चारण काल। चारण काल छत्तीसगढ़ में भी होगा, देखना ना। मध्यकाल या जो शुरुआत के जो मध्य से भी पहले जो आदिकाल या वीर गाथा काल होंगे, वहां पर भी चारण कवि मिलेंगे, है ना। जैसे रतनपुर जो रियासत है वहां पर भी कवि मिलेंगे, वो सब चारण कवि रहेंगे, है ना। और चारण कवियों के नाम कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। चारण इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय जो कवि थे राजाश्रय प्राप्त करते थे, है ना, मतलब राजा के संरक्षण में रहते थे और राजा के ही गुणगान करते थे, है ना। तो इसी काल को क्या बोला गया, चारण काल बोला गया। और उससे पहले क्या था, संधि काल। चारण काल कब से कब तक, 1000 से 1375। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में देखेंगे 1000 से 1375 के बीच में कौन थे, ज्यादातर कलचुरी थे, है ना। कलचुरी, है ना, अपने चरमोत्कर्ष काल पे थे इस युग में, 1000 से 1375 में। तो हमारे यहाँ भी चारण कवि मिलेंगे। ठीक, उसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल कब से कब तक, या इसको मध्यकाल भी बोल सकते हैं, 1375 से 1700 ईस्वी के बीच में।
ठीक। रीतिकाल, रीतिकाल कब से कब तक मिलेंगे? 1700 से 1900 के बीच में। और पांचवा है आपका आधुनिक काल, 1900 से वर्तमान तक। क्लियर है? तो कभी भी आप देखना काल विभाजन होता है तो आप इन सब को मिलाकर के आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला तो मिलेगा आदिकाल, है ना, आदिकाल या वीरगाथा काल। प्रेम और वीरता का वर्णन मिलता था इस समय में, ठीक, क्योंकि इस समय जो भारत में था बाहरी आक्रांताओं ने क्या आक्रमण नहीं किया था, याद रखना, बाहरी जो आक्रांताओं का आगमन नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? मध्यकाल। मध्यकाल में देखेंगे तो या इसको भक्ति काल भी कहेंगे, है ना, मध्यकाल या भक्ति काल। और तीसरा आएगा आपका आधुनिक काल। इन सब को अगर एनालिसिस करके बनाया जाए तो इन्हीं रूपों में क्या है आपका साहित्य के इतिहास की भी साहित्य के इतिहास मान के चलो बटेगा, ठीक है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का जो यही विभाजन है मान के चलो, यही क्या है आपका सर्वमान्य विभाजन है। और इसी के हिसाब से मान के चलो हम छत्तीसगढ़ में भी ये तीनों को देखेंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ में भी इतिहास परंपरा 1000 ईस्वी से चालू होगा, ठीक, ठीक है। उसके बाद मध्यकाल, उसमें छत्तीसगढ़ में भी आधुनिक काल देखेंगे। क्लियर? अब राम कुमार वर्मा जी के बाद जो प्रयास हुआ, अब याद रखना, राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल, आदिकाल को, संधि काल का नाम सबसे पहले किसने दिया था? राम कुमार वर्मा जी ने। चारण काल याद रखना, जॉर्ज गियर्सन ने दे दिया पहली बनाम, है ना, जॉर्ज गियर्सन ने बोला है। रीतिकाल, आधुनिक काल तो पहले से आ चुका है ना, इनका केवल संधि काल को याद रखना, ठीक। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास का भी प्रयास, इसमें काल विभाजन के इतिहास में देखेंगे तो बाबू श्याम सुंदर दास ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से ही 4 भागों में विभाजित किया। गलती से प्रश्न आ गया श्याम सुंदर दास के साथ तो 4 भाग नहीं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा तो वैसे ही है, थोड़ा बहुत उसमें नाम मात्र का क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब देखिए जो प्रश्न इससे मेंस में आया उसको मैं डिस्कशन कर लेता हूं, है ना। 10वीं से 14वीं शताब्दी के कालखंड के नामकरण में प्रश्न आया हुआ है। 10वीं से 14वीं शताब्दी मतलब आप समझ सकते हैं ये आदिकाल समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? आदिकाल के आसपास। तो प्रश्न आया है चारण काल का नामकरण किसने किया? तो बताया ना, चारण काल का नामकरण किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सबसे पहले प्रयास इन्होंने किया था। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल, याद रखना ये नया नाम है, 3-4 नाम, ये भी क्या है, इन्होंने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास इन्होंने अपने लेवल पे डिफाइन किया है, ठीक। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन। बीज बपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीज बपन काल यानी बीज बोने का काल। कोई भी साहित्य परंपरा है, कभी भी देखना किसी भाषा में साहित्य परंपरा का विशेष महत्व रहता है, ठीक है, क्योंकि भाषा का दर्जा तभी मिलता है मान के चलो जब उसमें साहित्य परंपरा बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो बीज बपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखना इनको, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल बोला, याद रखना, है ना, वीरगाथा काल बोला, लेकिन आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संधि काल एवं चारण काल दोनों का उल्लेख किसने किया है? तो प्रश्न संधि काल और चारण काल का उल्लेख किसने किया है? इस दोनों शताब्दी को, 10वीं से 14वीं शताब्दी को, आदिकाल को, तो आपका आएगा राम कुमार वर्मा। ये आप पुराने पेपर को उठा के देख लेना, ये सभी प्रश्न एक बार आ चुका है, ठीक है। तो प्लीज इसको इसी वे में पढ़िए, ठीक है, बहुत फायदा होगा, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपका हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो चलता है उसे अलग अलग भाषा जो साहित्यकारों ने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से कालखंड के अनुसार क्या किया है? विभाजित किया है। तो इस प्रकार से अगर उनका एनालिसिस देखेंगे पूरे का, तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, जैसे मैं बता चुका हूं इसको, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण, ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी, है ना, 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का जो साहित्य सृजन हुआ उसका अगर नामकरण कहेंगे तो चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करके प्लीज लिख लेना, ये मेंस में हमेशा से आया है, प्री में भी, सी सेट में पूछा जाएगा इसको, ठीक है, ठीक। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच को अगर मोटा मोटा कहा जाए आदिकाल है, समझिए, है ना, ये आदिकाल या फिर वीरगाथा काल बोल सकते हैं। इन दोनों हम सामूहिक रूप से उसको आदिकाल या वीरगाथा काल बोल देते हैं, क्योंकि इसमें प्रेम प्रधान रचनाएं हुई या वीरता आधारित रचनाएं हुई, ठीक है, इसी नाम से उसको आदिकाल या वीरगाथा काल कहेंगे, ठीक है। राजाओं का भी वीरता का वर्णन मिलता था तो चारण काल है। प्रारंभिक साहित्य लिखे गए तो
प्रारंभिक काल कहा गया। वीरता का वर्णन यानी वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत, बीज बपन, आदि काल और संधि एवं चारण काल। इतने साहित्यकारों का नाम और उनके द्वारा दिए गए नाम को जरूर याद रखना। इसके बाद 15वीं से जो 17वीं शताब्दी के बीच में जब, है ना, जो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये मध्यकाल बोल सकते हैं इसको, है ना। अधिकांश लोगों ने इसको क्या बोला है, मध्यकाल या फिर उत्तर मध्यकाल। और इसको पूरे काल को क्या बोला गया, भक्ति प्रधान रचनाएं लिखी गई। देखना सगुण भक्ति धारा, निरूढ़ भक्ति धारा, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो इसका प्रभाव मिलेगा, है ना। धनी धर्मदास जी, है ना, कबीरपंथ से प्रभावित होंगे। सतराम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी भी विशुद्ध रूप से कवि नहीं थे, लेकिन उनकी रचनाएं भी देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये भक्ति काल है। ठीक, ढेर सारे गाथाएं प्रचलित होंगी भक्ति काल में, याद रखना। ठीक है, जैसे कि फूल कुंवर की गाथा, कल्याण साय की गाथा, इस टाइप से इसको मध्यकाल भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं इसको, मध्यकाल। ठीक, इसको आप बोल सकते हैं आदि या वीर गाथा, है ना। पूरे को अगर संक्षेप में समझे तो आदि या वीर गाथा काल, उनका अलग अलग नाम है। ये मध्यकाल है। और ये क्या है, मध्यकाल के बाद मध्यकाल का जो उत्तर मध्यकाल है ना, यहां से मान के चलो, यहां से आपका आधुनिक काल का शुरुआत होगा। ये आधुनिक काल है, आधुनिक। ठीक, वैसे अलग अलग साहित्यकारों ने 1850 में किसी ने बोला है, किसी ने 1900 से बोला है आधुनिक काल की शुरुआत। ठीक, तो इस प्रकार ये मध्यकाल का ही दो रूप है, याद रखना। ठीक, ये दोनों मध्यकाल ही है, याद रखना। ठीक, तो भक्ति काल किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद जो बाद का काल है यानी उत्तर मध्य है, उत्तर मध्य काल है। उत्तर मध्य काल यानी 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में। तो रीतिकाल किसने कहा है, प्रश्न आ चुका है। रीतिकाल मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहीं सबसे ज्यादा सर्वमान्य जानते हैं तीनों, रामचंद्र शुक्ल जी का नाम मत बोलना इसमें। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है इस काल को। श्रृंगार काल यानी श्रृंगार रस की प्रधानता है, तो किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कला काल किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल ने कहा है, कला काल। ठीक, इसके बाद आते हैं आधुनिक काल। ये दोनों में, ठीक है, इन दोनों में जो बाह्य आक्रांताओं का प्रभाव है, याद रखना। मुगलों के समय में भी क्या हुआ था, मध्यकाल में देखेंगे तो पूरी तरीके से मुगलों के जो जितने भी साहित्य परंपरा है उसका भी यहाँ पे प्रभाव हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। उत्तर मध्य देख लीजिएगा। आधुनिक यानी 19वीं सदी से वर्तमान तक। गद्य काल किसने कहा, आधुनिक काल को गद्य विधा में ज्यादातर रचनाएं लिखी गई, तो रामचंद्र शुक्ल से क्या बोला, गद्य काल कहा। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल को हम लोग और अलग अलग वर्गीकृत कर पढ़ते हैं जब, तो इसमें भारतेंद्र युग आएगा, पुनर्जागरण का काल बोलते हैं इसको, द्विवेदी युग बोलेंगे, छायावादी युग बोलेंगे, प्रगति काल बोलेंगे और नवलेखन का काल। आधुनिक काल का जब विभाजन करेंगे 3 अलग अलग रूपों में होगा। आएगा समझ में। तो दोस्तों अब ये आप इतना याद रख लेना, एक एनालिसिस है, इसको समझे बगैर हम अगर छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास अगर उठा दें तो कहीं ना कहीं बेईमानी होती। इन सबको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था। ठीक है, अब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी साहित्य का इतिहास। अब छत्तीसगढ़ी साहित्य का काल विभाजन देख लेते हैं ना। छत्तीसगढ़ी साहित्य काल विभाजन किनके अनुसार से पढ़ रहे हैं, स्वर्गीय जो है आपके नरेंद्र वर्मा के अनुसार, है ना। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, मालूम ही होगा, अरपा पैरी की धार रचना इन्होंने किया है ना, कविता का रचना जो इन्होंने किया है। और उनका जो संदर्भ, उनका कौन सा किताब के हिसाब से पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास, है ना। मैंने छत्तीसगढ़ प्रमुख भाषाविद वाले जो क्लास है उसमें मैंने बताया था नरेंद्र वर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास लिखा है। तो इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ी साहित्य के जो काल क्रम को हमको 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में जो साहित्य परंपरा है उसको हम लोग काल के आधार पर 3 अलग अलग युगों में विभाजित कर 3 अलग अलग युगों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है गाथा युग, है ना। गाथा युग यानी आदिकाल। ठीक है, गाथा युग को और किन नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आदिकाल। आदिकाल इसको चारण काल भी कहते हैं, ना। चारण काल किसने कहा, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है, जॉर्ज ग्रेडसन ने बोला था चारण काल। ठीक है, तो इसको चारण काल भी कहते हैं, आदिकाल भी कहते हैं और गाथा युग भी कहते हैं, तीनों एक ही नाम याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य परंपरा के अनुरूप, है ना, छत्तीसगढ़ी में भी प्रेम और वीरता प्रधान, है ना, रचनाएं लिखी गई। और इस युग को ही क्या कहा गया, गाथा युग कहा गया। क्लियर है।
1000 से 1500 ईस्वी के पूर्व याद रखना नरेंद्र वर्मा जी के अनुसार, ठीक है, 1000 से 1500 ईस्वी, ठीक। और इनको अगर हम लोग बांटे, अगर गाथा युग में यानी प्रेम और वीरता का वर्णन याद है, किसका वर्णन रहता है, प्रेम और वीरता, प्रेम प्रधान रचनाएं मिलेंगी, प्रेम और वीरता, वीरता का वर्णन जैसे हिंदी साहित्य में भी मिलेगा ना, वैसे यहाँ पर भी मिलेगा। तो इसको हम लोग 3 अलग अलग भाग, इसको अलग वर्गीकरण कर सकते हैं इनका, ठीक। जैसे कि पहला प्रेम प्रधान रचना है ना, प्रेम का वर्णन, दूसरा धार्मिक प्रधान गाथाएं, और तीसरा पौराणिक गाथाएं। क्लियर? प्रेम प्रधान गाथाओं में देखोगे तो ये मेन से दृष्टि से पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में गाथा युग की प्रमुख गाथाओं का वर्णन करो ऐसा करके, तो केवला रानी की गाथा, अहिमन रानी की गाथा, राजा वीर सिंह की गाथा और रेवा रानी की गाथा, ठीक है। केवला रानी की गाथा, जो केवला रानी है अपने पति को, है ना, जब वो ससुराल जब अपने मायके में रहते हैं तो अपने पति को तोते के माध्यम से संदेश प्रेषित करती है कि मुझे जल्द से जल्द गौना करा करके ले जा करके। तो इसका वर्णन, प्रेम का वर्णन है किसमें, केवला रानी की गाथा में। तोते को संदेश वाहक बना करके भेजती है, कौन, केवला रानी, गौना के लिए। गौना मतलब शादी विवाह के जब दूसरी बार लेते हैं तो उसी को गौना बोलते हैं, ठीक। तो ये भी प्रेम का वर्णन है इसमें। अहिमन रानी, अहिमन रानी जैसे नाम से स्पष्ट एक रानी थी, ठीक है। सास के मना करने के बावजूद वो कहा थी तालाब में नहाने के लिए जाती है, ठीक। जब तालाब में जो नहाते रहती है तब एक व्यापारी आता है, घोड़े, जो घोड़े में चढ़ के आ रहती है, उसे उन घोड़ों को क्या कर लेता है, ये अपने सहेली के साथ जब आ रहती है तो व्यापारी घोड़ों को चुरा लेता है, ठीक। घोड़ों को चुरा लेने के बाद जब रानी द्वारा घोड़ों की मांग की जाती है तो जो व्यापारी उसे, है ना, पासा खेलने के लिए आमंत्रित करता है, ठीक। पासा खेलती है तो रानी जो है बहुत कुछ को दांव में लगाती है, अपने गहने जेवरात जितने भी वो पहन के आ रहती है सब चीज को हार जाती है। तब रानी को अब चिंता होती है मन, उसके मन में कि किस प्रकार से मैं घर जाऊंगी तो राजा को क्या मुंह दिखाऊंगी, ठीक। तो इस प्रकार जो राजा रहता है ना, अहिमन रानी की जो इस विडंबना को देखते हुए जितने भी गहने थे और बहुत सारी चीजें उसको उपहार स्वरूप उनको वापस कर देते हैं, गहने दे देती हैं और ढेर सारी चीज दे देते हैं, कौन, राजा। अब जब अहिमन रानी जब पहन करके अपने वस्त्रों को सुसज्जित होकर के जब महल में वापस जाती है तो राजा को संदेह पैदा होता है, ठीक। संदेह पैदा होने के बाद संदेह की दृष्टि से रानी को देखता है राजा, ठीक। जब अहिमन रानी वापस कभी अपने किसी समय जब अपने मायके जाते रहती है तो, है ना, रास्ते में ही राजा क्या करता है, अहिमन रानी का जो पति है ना, घोड़े से उसके बाल को बांध करके, है ना, रानी के बाल को बांध करके उसे हत्या करा देता है राजा, ठीक। अब व्यापारी जो रहता है एक्चुअल में उसका भाई रहता है ना, व्यापारी जो है यहाँ पे किताबों में लिखा है उसका भाई, वो आता है, शोक करता है, ठीक। अब वो क्या करता है, महादेव पार्वती से क्या करता है, अपना याचना करता है कि अहिमन रानी की जिंदगी को वापस, या जो जान को वापस ला दे, है ना, यानी उनको पुनः जीवित कर दे, ठीक। तो इस प्रकार से अहिमन रानी फिर से जीवित हो जाती है ना, महादेव या पार्वती की कृपा से। तो फिर राजा को बाद में एहसास भी होता है, व्यापारी उसको एहसास कराता है, ये तुम्हारी पत्नी, तुम पहचान नहीं रहो, ऐसा वैसा, ठीक है। तो ये सब स्टोरी किसका है, अहिमन रानी की गाथा है ना, इस सब में डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अहिमन रानी की गाथा में प्रेम और वीरता का वर्णन रहेगा, प्रेम का वर्णन रहेगा, ठीक है। राजा वीर सिंह वीरता का वर्णन मिलेगा। रेवा रानी, है ना, रेवा रानी का भी गाथा बिल्कुल अहिमन रानी जैसी ही है, ठीक है। तो रेवा रानी की गाथा, अहिमन रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा और कुछ चारण कवियों के नाम इसके बाद हम देखेंगे, ठीक। दूसरा है धार्मिक प्रधान गाथाएं। धार्मिक प्रधान गाथाओं में क्या है, फूलवासन गाथा। फूलवासन गाथा का संबंध किससे, अगर प्रश्न आ गया तो सीता और लक्ष्मण समाज से। किससे है, सीता और लक्ष्मण समाज से है, क्लियर है। सीता माता जो है स्वप्न में एक फूलवासन, है ना, एक फूल देखते हैं सपने में, और लक्ष्मण जी को उसे लाने के लिए कहती है। तो इसी बीच का संवाद किसमें है, फूलवासन गाथा में, याद रखना, ठीक है। सीता और लक्ष्मण संवाद है, ठीक है। पंडवानी गाथा भी इस समय प्रचलित था। पंडवानी में विशेषकर द्रौपदी का जो तीजा व्रत है ना, द्रौपदी जो तीजा रखने का अनुरोध करती है, ठीक। तो इस संबंध में, है ना, पंडवानी जानते हैं इसका नायक भीम होता है, तो द्रौपदी का वर्णन है इसमें, द्रौपदी तीजा व्रत का वर्णन है पंडवानी गाथा में, ठीक है। और अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो वर्तमान में पंडवानी बिल्कुल वैसी था लेकिन थोड़ा डिफरेंट था ये, हल्का सा, ठीक है। जैसा भी तीजन बाई गाती है वो थोड़ा डिफरेंट वे में होता है, ये गाथा है केवल ये, ठीक है, ठीक। गाथा मतलब शुरू से लेकर के अंतिम तक उसका जीवन वर्णन गीतों के माध्यम से, क्लियर है ना, या ठीक है,
या ये देख सकते हैं कि उसका जो जीवन का शुरू से लेकर के है ना, प्रारंभ से लेकर के अंत तक वर्णन रहता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, गाथा बोलते हैं। ठीक है, पौराणिक प्रधान गाथाएं है ना, स्टोरी बेस्ड है ना, जो हमारे जो पौराणिक गाथाएं जो पुरानी कहानियां प्रचलित, उसके आधार पर देखेंगे श्रवण गाथा है ना। श्रवण जानते हो, अपने माता पिता को है ना कांवर में उठा करके तीर्थ यात्रा पे ले जाता, वही वाला गाथा है श्रवण गाथा। मोरध्वज की गाथा, कर्ण की गाथा, ये सब गाथाएं जो है बसदेवा गीत में प्रचलित है। बसदेवा गीत जानते हैं ना, बसदेवा गीतों में प्रचलित रहता है। बांस है ना, बांस के डंडे से बांस नामक एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है ना। यादव लोग जनरली गाते हैं मोरध्वज की गाथा, कर्ण गाथा, कृष्ण गाथा, ये सब क्या है, ये पौराणिक गाथाएं हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसको चारण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं चारण काल? क्योंकि इसी समय ही ढेर सारे कवियों को राजाश्रय प्राप्त हुआ था, राजा का आश्रय या संरक्षण प्राप्त हुआ था। और ये कवियां क्या करते थे, राजा का गुणगान करते थे है ना, राजा का गुणगान करते थे। जैसे सबसे पहला नाम, जैसे चारण कवि आपसे पूछ दिया जाए, चारण कवि सबसे पहला नाम आता है दलराम राव है ना। ये राजा लक्ष्मण निधि खैरागढ़ के राजा थे, उसके क्या थे, ये चारण कवि थे। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी का जो पहला प्रयोग हुआ था कविता के रूप में, इन्हीं के काव्य में हुआ था दलराम राव। ठीक है, लक्ष्मण निधि राजा, और कहां का राजा था, ये खैरागढ़ का राजा था, इसके चारण कवि थे। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो दलवीर राव, मानिक राव है ना, सुंदर राव, बिसाहू राव भी है, और कमल राव। तो राव फैमिली याद रख लेंगे, सबके सब क्या है, चारण कवि। चारण कवि यानी राजा का है ना, राजा की जो गुणगान करने वाला। क्लियर? अब देखते हैं ये गाथा युग यानी गाथाओं पे ज्यादा आधारित है। अब देखते हैं भक्ति युग है ना। भक्ति युग कब से कब है, 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ठीक, इसे मध्यकाल भी कह सकते हैं, याद रखिएगा मध्यकाल। हम जानते हैं कि मध्यकाल में देखेंगे तो मुस्लिम आक्रांताओं का ज्यादा प्रभाव रहा, आक्रांताओं का है कि नहीं, मुस्लिम धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ इस क्षेत्र में। देखेंगे तो इस युग में है ना, मुगल वगैरह देखेंगे तो क्या होता है, तो उर्दू फारसियों का तो साहित्य का सृजन होता ही होता है। हमारे यहाँ भी क्या होता है, भक्ति युग की शुरुआत होती है ना। ठीक, भक्ति युग की शुरुआत होगी तो इसमें देखेंगे तो आप, इसमें जो छत्तीसगढ़ में अगर प्रभाव देखेंगे तो कबीर पंथ का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। कबीर के सबसे बड़े शिष्य कौन थे, धनी धर्मदास। ठीक है, इसको भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला वीर गाथाएं, यहाँ पर भी मध्यकाल में भी वीरता का वर्णन रहेगा। फूल कुंवर गाथा है ना, जो राजकुमारी फूल कुंवर रहती है, मुगलों से लड़ती है और जीतती भी है, तो इसका वर्णन है किसमें, फूल कुंवर गाथा में है ना। तो वीरता का वर्णन है मध्यकाल में, मुगलों से लड़ गए, लड़ाई का वर्णन है इसमें, फूल कुंवर की गाथा। कल्याण शाह की गाथा, कल्याण शाह जानते हैं ना, कलचुरी शासक कल्याण शाह है ना, तो उसकी गाथा है। ढोला मारू की गाथा जानते हैं, राजस्थान में प्रचलित है, मालूम है ना ढोला मारू की गाथा। ठीक, ढोला और मारू दो नायक नायिकाओं का है ना वर्णन रहता है, वीरता का वर्णन रहता है, जादू टोना तंत्र मंत्र सब का वर्णन रहता है इन गाथाओं में। ठीक है, नगेसर कईना की गाथा, नगेसर कईना ऐसे लिखना है, नगेसर कईना की गाथा। ठीक, ये वीर गाथाएं हैं। अब देखते हैं धार्मिक गाथाएं। धार्मिक गाथा में 2 ही लोगों का नाम ज्यादातर याद रखना, एक तो कबीर पंथ से संबंधित गाथा, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के जो संस्थापक हैं, ठीक है, उसको आगे चर्चा करूंगा। सीजीपीएससी ने आंसर लिया है मुक्तामणि नाम साहब या चूड़ामणि नाम साहब, ठीक है, उसको लिया है व्यापम, लेकिन धनी धर्मदास को लिया है। थोड़ा सा विवादित है ना छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक में। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे तो 1756 गुरु घासीदास है ना, विशुद्ध रूप से कवि नहीं थे, लेकिन इनके जो दिए गए संदेशों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है ना, इनके शिष्यों के द्वारा। तो वैसे कबीर के, ठीक, कबीर के सबसे बड़े शिष्य कौन हुए जिन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की, बोलेंगे तो धनी धर्मदास। एक्चुअल नाम था इनका जुड़ावन दास नाम था, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया, इसी नाम से इनको धनी की उपाधि दिया गया। धनी, धनी मतलब जो सब कुछ दान कर दे, उसी को ही धनी बोलते हैं। ठीक है, और गुरु घासीदास 1756 में जन्म हुआ, 28 दिसंबर 1756। इसको पृथक से देखेंगे, अलग से देखेंगे। ठीक है, इसको ये इन सबको आप ऐसे स्क्रीनशॉट करके ले लेना और इसको कॉपी में उतार लेना। ठीक, इसके अतिरिक्त जो स्फुट रचनाएं हुई हैं, यानी अलग अलग भाषाओं में जो अलग अलग रचनाएं हुई हैं, गोपाल मित्र जानते हैं, रतनपुर के जो राज कवि का है ना,
गोपाल मिश्र, उसके बेटे माखन मिश्र, उसके बाद रेवाराम। रेवाराम याद रखना रतनपुर रियासत से संबंधित था, 1850 के आसपास। याद रखना रेवाराम किस रियासत संबंधित है, प्रश्न आ चुका है। रेवाराम रतनपुर रियासत संबंधित है। ढेर सारी रचनाएं की है उन्होंने, बड़े बड़े विद्वान उनसे संस्कृत सीखने आते थे। रेवाराम, बाबू रेवाराम। ठीक, इसके अतिरिक्त जयचंद्रिका किसने लिखा है, प्रहलाद दुबे ने। लक्ष्मण कवि, इसको भी हम देखेंगे, है ना। ठीक, अब देखते हैं, ये था मध्यकाल या भक्ति। उसके बाद देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल की शुरुआत बताता हूं, 1900 से वर्तमान तक को आधुनिक काल में लिया जाता है। शुरुआत 1900 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसके अंतर्गत अगर पद्य साहित्य का सृजन छत्तीसगढ़ी में सबसे पहले कविता लेखन की शुरुआत किसने की है ना, तो विवादित है थोड़ा सा, लेकिन बहुत विद्वानों ने नरसिंहदास वैष्णव को मानते हैं। लेकिन आदि कवि बोलेंगे ना, संत धनी धर्मदास को लगाना। आदि कवि धनी धर्मदास को कुछ लोग मानते हैं, और कुछ लोग नरसिंहदास वैष्णव को भी क्या मानते हैं, छत्तीसगढ़ प्रथम कवि। 1904 में इन्होंने क्या लिखा था, शिवायन लिखा था। इसके अतिरिक्त गिरिवरदास वैष्णव, सुंदरलाल शर्मा ने बहुत ज्यादा ख्याति दिलाया, पद्य रचना दान लीला वगैरह लिखा है, छत्तीसगढ़ी में दान लीला। ठीक है, मुकुटधर पांडे है ना, मुकुटधर पांडे मेघदूत का अनुवाद किया और छायावाद के जनक बने, तो इनका नाम ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता पद्य साहित्य में, है ना। कुर्री के प्रति लिखा था मुकुटधर पांडे ने। ठीक, गद्य साहित्य में अगर इसका प्रणेता बोलेंगे तो नाटककार, पहला गद्यकार अगर पूछा जाए आपको तो लोचन प्रसाद पांडे, पहला कहानीकार सीताराम मिश्र, उपन्यासकार बंशीधर पांडे, इसी प्रकार से निबंधकार केयूर भूषण। तो ये आधुनिक युग में लिखी गई रचना है और उनके क्या है, साहित्यकार है। आई बात समझ में। अभी हमारा इस वीडियो में हम देख लेते हैं जो स्फुट रचनाएं हुई थी, और ये दोनों के बारे में, धार्मिक गाथाएं और स्फुट रचनाएं। फिर इनको अलग से हम लोग, है ना, अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से देखेंगे। आई बात समझ में। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, स्फुट रचनाएं गोपाल मिश्र, माखन मिश्र और रेवाराम, प्रहलाद दुबे और लक्ष्मण कवि। ठीक है, चलिए अब मध्यकालीन साहित्यकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है छत्तीसगढ़ में, कबीर पंथ जो संस्थापक माने जाते हैं, किनका नाम आता है, संत धनी धर्मदास का, है ना। कबीरदास जी और धनी धर्मदास जी क्या दोनों समकालीन थे। 1452 के आसपास बांधागढ़ में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। धनी धर्मदास के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में देख लीजिए। इनका मूल नाम जुलावन दास था, है ना। जब इन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया तो लोगों ने इन्हें क्या किया, धनी यानी अमीर का उपाधि दिया, है ना, धनी का उपाधि दिया लोगों ने इन्हें। ठीक है, क्लियर है। और ये कबीर साहब के क्या थे, है ना, कबीर साहब के क्या थे, ये बहुत बड़े शिष्य थे, उनके कृपा पात्र शिष्य थे, है ना। ऐसा माना जाता है कि धर्मदास जी शुरुआत में कबीरदास में जब विश्वास नहीं करता, उनपे विश्वास नहीं था, उनसे पहले की घटना आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, एक बार क्या होता है, धर्मदास जी भगवान पे, है ना, भगवान में खीर अर्पित करने के लिए, है ना, खीर बनाते रहते हैं, है ना। चूल्हे में जब वो खीर बनाते रहते हैं तो ढेर सारी चींटियां उस खीर में डूब करके मर जाती हैं। तो उनको बहुत ही अफसोस होता है धर्मदास जी को, ठीक है, कि मैं भगवान के प्रसाद बना, लेकिन इसमें ढेर सारी चींटियां मर गई, है ना। इसमें क्या है, हिंसा एक प्रकार से क्या होगी, इसमें हिंसा हुई है ना, क्योंकि इसमें जीवों की मृत्यु हुई है। ठीक, तो उनका अफसोस होता है कि चींटियां ढेर सारे मर गए। ठीक, इसी समय कबीरदास जी गुजरते रहते तो धर्मदास जी को उदास देखते हैं, और धर्मदास जी अपनी व्यथा बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान के लिए प्रसाद खिचड़ी बनाते रहते हैं, खीर बनाते रहते हैं। तो बताते हैं कि मैंने खीर बनाना चाहा था भगवान के लिए, लेकिन इसमें ढेर सारी चींटियां मर गई। तो ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी ने अपने प्रभाव से उन चींटियों को पुनः क्या कर दिया, जीवित कर दिया। देखती देखती क्या चींटियां चल करके फिर बाहर निकलने लगती है। तो ऐसा माना जाता है, ये मुलाकात होता है धर्मदास जी का और कबीरदास जी का। तब से क्या है, धर्मदास जी उन्हें क्या मानते हैं, एक महापुरुष मानते हैं। तब से क्या करते हैं, उनके उपदेशों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और कुल मिलाकर के उनके द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए उनको क्या करते हैं, उनको दोहों को क्या करते थे, संकलित करते थे। तो दोहों के संकलन में सबसे ज्यादा भूमिका कर रही है पूरे भारत में कबीर के दोहों के संकलन में, तो संत धनी धर्मदास का नाम आता है ना। उन्होंने कबीर जी से संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए अपने जितने भी, है ना, जितने भी अपनी संपत्ति थी सबको क्या करते, दान में दे दिए, दान कर दिए। तो इसी नाम से लोगों ने उन्हें धनी की उपाधि दिया। ठीक, मूल नाम जुलावन था, उपाधि था धनी, और छत्तीसगढ़ के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं। ठीक, जन्म बांधागढ़ में हुआ था 1552 ईस्वी में। क्षेत्र था इनका कवर्धा, बांधागढ़ से कवर्धा में आकर के बसे और यहाँ पे कबीर पंथ की स्थापना किए। ठीक, तो कार्य है इनका कबीर पंथ संस्थापक। कबीर के दोहों का संकलन बीजा के रूप में, है ना, कई जगहों पे दिया रहता है।
ठीक है, कबीर के 2 का संकलन किसने किया था? इन्होंने ही किया था। इनके जो उत्तराधिकारी हुए थे, अगर टोटल इसमें 15 उत्तराधिकारी हुए हैं, कबीर के जाने के बाद उनके टोटल अभी तक कितने उत्तराधिकारी हुए हैं? 15 आचार्य हुए हैं या गुरु गद्दी में बैठे हैं। तो इस प्रकार से गुरु गद्दी की जब स्थापना हुई धर्मदास जी के जाने के बाद, धर्मदास जी ने कबीर पंथ की स्थापना किया। उसके जाने के बाद पहला जो उत्तराधिकारी को याद रखना, पहला उत्तराधिकारी नाम आता है चूड़ामणि नाम साहब या मुक्तामणि नाम साहब, दोनों एक ही नाम है ना। तो याद रखना, पीएससी ने इसी को ही, लोक सेवा आयोग ने इसे ही छत्तीसगढ़ के है ना संस्थापक माना है कबीर पंथ का। लेकिन व्यापम ने याद रखना संत धनी धर्मदास को क्या माना है? संस्थापक माना है कबीर पंथ। थोड़ा सा विवादित है, अब मेरे को नहीं लगता कि दोनों एक साथ देगा। अगर पीएससी में जैसा चूड़ामणि नाम साहब लिखना एक बार आंसर ले चुका है, अगर व्यापम में आता तब धनी धर्मदास ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो उसको अनिवार्य रूप से लगाना है। उसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी होंगे, उनके 2 बेटे थे, चूड़ामणि नाम साहब जो दूसरे नंबर के बेटे थे, उन्हीं को ही गद्दी मिला। ठीक है, इनके जाने के बाद कबीर के जो संदेशों को प्रचार प्रसार करने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पे आया। इसके बाद सुदर्शन मुनि नाम साहब, उसके बाद कुलपति मुनि नाम साहब, शुरुआत के 3 है ना, 15 हुए कुल। अंतिम की अगर बात करें, अभी वर्तमान में जो कबीर पंथ में जो गुरु गद्दी पे विराजमान कौन होते हैं? प्रकाश मुनि नाम साहब जी, है ना। प्रकाश मुनि नाम साहब बंदगी बोलते हैं जनरली लोग, है ना, किसी मिलते हैं तो। उससे पहले कौन थे? गृध मुनि नाम साहब, मुनि नाम साहब सब में लगा लेना, है ना, गृध मुनि नाम साहब। उससे पहले कौन थे? दया नाम साहब। उससे पहले कौन थे? दामाखेड़ा क्षेत्र में उग्र नाम साहब। उग्र नाम साहब दामाखेड़ा में क्या करते हैं? कबीर मठ की स्थापना करेंगे। दामाखेड़ा में कौन जाएंगे? उग्र नाम साहब। तो ये अंतिम 4 हैं और ये शुरुआत के 4 हैं। ठीक है, तो 7 लोगों का, 7 गद्दीदारों का ही नाम मैंने बताया है। बाकी आप कहीं पर भी नेट में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। केवल शुरुआत के दिन और अंतिम 4 को याद करिए, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन क्या है? उनकी वंशावली है। ठीक है, अब देखते हैं जो दूसरा कवि हुए गोपाल मिश्र, है ना, रतनपुर के राज कवि थे, है ना, राज कवि, दरबारी कवि। और किनके शासनकाल में थे? राज सिंह के शासनकाल में, है ना, कलचुरी शासक थे राज सिंह। ठीक है, इनका उपाधि क्या देंगे? इनको छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो रचनाएं हैं, पहला रचना है राम प्रताप, यह पूर्ण था, पूरा किसने किया? इनके बेटे माखन मिश्र ने। दूसरा रचना क्या है? सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र। तीसरा है खूब तमाशा। राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ का पहला प्रयोग हुआ। राजनीतिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रथम प्रयोग खूब तमाशा में, राजनीतिक संदर्भ में प्रथम प्रयोग। ठीक है, कविता में कहेंगे तो आप लगा सकते हो, है ना, उसको कुछ देर पहले बताया था, है ना, दलराम राव का, है ना, आप नाम लगा सकते हैं। खूब तमाशा किसने लिखा है? तो गोपाल मिश्र ने लिखा। कई बार प्रश्न में आया है, प्री में आया है, व्यापम में आया, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न ये खूब तमाशा है। राम प्रताप, सुदामा चरित्र, जैमिनी और भक्ति चिंतामणि। क्या नाम है? भक्ति चिंतामणि। अब इसको याद करने का थोड़ा तरीका देख लो। राम की, है ना, राम की बोलते हैं ना, अभी जैसे अयोध्या में राम मंदिर चल रहा है, तो राम की सुंदर चरित्र का क्या करो? जयगान करो, भक्ति करो। इतना अगर लाइन अगर आप बोलिए, राम के सुंदर चरित्र का क्या करो? जयगान करो, तो आपका लगभग ये पूरा रचनाओं का नाम याद रहेगा। राम के सुंदर चरित्र, सुंदर चरित्र मतलब सुदामा चरित्र का खूब जयगान करो, है ना। राम के सुंदर चरित्र का खूब जयगान करो, ये ट्रिक है। आप अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक बना ले, मैं तो ऐसे याद करता हूँ। राम के सुंदर चरित्र का खूब जयगान करो। ठीक है, 4 रचनाओं के नाम आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। राम के सुंदर चरित्र का खूब जयगान यानी जय मीनिंग करो, है ना। कैसे करेंगे? भक्त बन करके, चिंता छोड़ करके। ठीक है, तो चिंता छोड़ करके राम के सुंदर चरित्र का जयगान करो, ये आपके ट्रिक हो सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से भी ट्रिक बना लेना। ठीक है, राम के सुंदर चरित्र का, है ना, चिंता मुक्त होकर क्या करो? जयगान करो, जो भी आप अपने हिसाब से बना लेना। ठीक, दूसरा नाम जो आता है, जिसके बगैर अगर मध्यकाल का इतिहास अगर कहूं तो कंप्लीट इनकम्प्लीट है, अधूरा है, यानी बाबू रेवाराम। ये ऐसे विद्वान थे, है ना, जिनके पास देश विदेश से लोग क्या संस्कृत सीखने के लिए आते थे। रतनपुर रियासत संबंधित याद रखना, ब्रिटिश काल में इनका पूरा जीवन काल था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा जो लिखा है कलचुरियों का इतिहास लिखा है, वंशियों के इतिहास के बारे में लिखा है, रतनपुर के इतिहास के बारे में ज्यादा लिखा है इन्होंने, है ना। कुल 13 ग्रंथों की रचना की, उनमें से अधिकांश संस्कृत में थे, 2 हिंदी में थे, है ना। हिंदी में कौन कौन से थे? जो सिंहासन छत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी का हिंदी में अनुवाद, सिंहासन बत्तीसी का हिंदी में अनुवाद विक्रम विलास के रूप में हुआ है। कई बार प्रश्न आया है, विक्रम विलास, कृष्ण लीला, विक्रम विलास कृष्ण लीला हिंदी में है। संस्कृत में कौन कौन से है? रामायण सार है,
माता भजन, ये शायद ये संस्कृत में नहीं, इसको थोड़ा हटा देना है ना, ये लिखा गया है लेकिन ये अन्य में लिख लेना इसको। रामायण सार या रामायण दीपिका भी बोलते हैं ना, रामायण दीपिका, ब्राह्मण स्रोत, नर्मदाष्टक या नर्मदा कंटक भी बोलते हैं, नर्मदाष्टक भी बोलते हैं, नर्मदा कंटक भी बोलते हैं, गंगा लहरी, लोक लावण्य, गीता माता। और अन्य में क्या है, राम अश्वमेघ, दोहावली, तारीख हैहवंशी और रहस्य। ठीक, रतनपुर का इतिहास भी लिख लेना, तारीख हैहवंशी में रतनपुर का इतिहास, रतनपुर का इतिहास किसने लिखा है, तो बाबू रेवाराम ने लिखा है, याद रखना, रतनपुर रियासत संबंधित दोनों के दोनों। ठीक है, तो अब बाबू रेवाराम बताया ना, संस्कृत में अधिकांश रचनाएं संस्कृत में हुआ है। संस्कृत करें, संस्कृत के अतिरिक्त किन किन भाषाओं के विद्वान थे, उर्दू के, हिंदी के, तीनों भाषाओं में क्या था, इनको सिद्धि हासिल थी, याद रखिएगा। बाबू रेवाराम है ना, ब्रिटिश काल में रहते हैं, लेकिन रतनपुर के इतिहास के बारे में और रामायण प्रबंध काव्य के बारे में ढेर सारे इन्होंने रचना लिखा है, राम राम लगा हुआ है। और याद करने का एक तरीका ये है कि राम की जो जीवन चरित्र में, जैसे कि राम जी क्या करते हैं, राजा दशरथ की आज्ञा से क्या करते हैं, वन जाते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार जब वन जाएंगे तो राम का क्या करते हैं, राम ने माता का आशीर्वाद लेकर, कैसे थोड़ा समझ लीजिए ना, राम क्या करते हैं, माता का आशीर्वाद लेकर के, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर, कभी भी आपने रामायण देखा होगा तो राम माता का आशीर्वाद लेकर के और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के, है ना, कौन कौन से नदी को पार करके वन जाते हैं, देखा ही हुआ आपने, केवट का मदद लेंगे, निषाद का मदद लेंगे, और गंगा नदी, गंगा की लहरों को पार करके, नर्मदा की कंटक है ना, नर्मदा नदी को पार करके कहा जाते हैं, लंका जाते हैं, लोक लावण्य यानी लंका जाते हैं, समझिए लंका जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये गीता को छोड़ दीजिएगा, साइड में रख दीजिएगा, है ना। तो राम क्या करते हैं, माता का आज्ञा लेकर के, ब्राह्मणों का आज्ञा लेकर के, नर्मदा और गंगा नदी को पार कर कहा जाते हैं, लोक लावण्य यानी इसको समझ लें लंका जाते हैं। लंका जाएंगे, मालूम ही होगा, वहां जाकर के अपने पराक्रम से, है ना, किसको हराएंगे, रावण को हराएंगे, तो विक्रम पराक्रम से हराएंगे, है ना, तो या विजयी होंगे, याद रखना, विजित होकर के या रावण को हरा करके विजित होकर के, या विक्रम विलास प्रश्न आता है ना, अपने पराक्रम से विक्रम विलास छोड़ लेना, ये वापस आएंगे। और यहाँ पे जानते हैं कि आकर के क्या करेंगे, रामा अश्वमेघ यज्ञ, यानी राम क्या करता है, अश्वमेघ यज्ञ करता है, तो रामाश्वमेघ यज्ञ, राम अश्वमेघ करेगा, दोहावली और तारीख हैहवंशी। ठीक है, तो आप ऐसी थोड़ा सा राम जी के जीवन चरित्र से जोड़ेंगे ना, कि राम माता के और ब्राह्मणों के आशीर्वाद लेकर के नर्मदा और गंगा नदी को पार करके लंका जाते हैं, ठीक, वहां जाते हैं और विजित होते हैं, है ना, मतलब है ना, अपने पराक्रम से किसको हराएंगे, पराक्रम यानी विक्रम, है ना, पराक्रम से किसको हराएंगे, रावण को हराएंगे, और वापस आएंगे क्या करेंगे, है ना, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, वापस अयोध्या आएंगे तो राम अश्वमेघ यज्ञ, है ना, दोहा चौपाई के जो भी पाठ करते होंगे मान के चलिए, दोहा। ठीक है, तारीख हैहवंशी, किस तारीख को लौटते हैं, तारीख से जोड़ लेना, है ना, क्लियर है। तारीख हैहवंशी रतनपुर का इतिहास है इसमें, और रहस्य भी इनकी ही कृति है। तो बाबू रेवाराम का नाम जरूर याद रखना, है ना, कई बार फ्री में आए हुए हैं। अब जब आने वाले जो क्लास में है, हम उसको अलग अलग, देखो जितने भी साहित्यकार हैं उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख इतिहासकार, प्रमुख नाटककार, प्रमुख एकांकीकार, प्रमुख कहानीकार, प्रमुख उपन्यासकार, है ना, इस टाइप से हम लोग प्रमुख खंड काव्यकार, है ना, इस टाइप से उसको अलग अलग भागों में बांट करके विधाओं के अनुसार से पढ़ेंगे, है ना। तो आने वाले वीडियो को जरूर देखना, 3 से 4 वीडियो में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। ठीक, तो आने वाले वीडियो में जितने भी नए साहित्यकार हैं जिससे प्रश्न आते हैं, प्रश्न में, है ना, क्वेश्चन मतलब पीएससी प्री मेंस में आते हैं आजकल, ठीक है, जितने भी नई साहित्य लिखी गई है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।